नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को जो समसामयिकी घटनाएं हैं उनके बारे में उसमें आपको परिपक्व कर सकूं, और इसी उद्देश्य से जो साप्ताहिक समसामयिकी घटनाओं की सीरीज है वो मैं आपके लिए चला रहा हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खबरें हमारे आसपास बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कौन सी खबर हमारे लिए समसामयिकी घटना बनेगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो खोजना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वही मेरा प्रयास है कि आप तक वो चुनिंदा घटनाक्रम पहुंचे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। और यही कारण है कि मैं आप सबसे अपेक्षा रखूंगा कि आप प्रॉपर पेन और पेपर लेकर के इसका नोट्स बनाएं। इसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसको आप प्रॉपर देख करके नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपसे कोई चीजें स्किप होती हैं, और आप उसके क्वेश्चन एंड आंसर को भी सॉल्व करके देखें कि आप उसमें कितना परिपक्व होते जा रहे हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, किसी घटनाक्रम को जान लेना बस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस घटनाक्रम को याद रखने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को जानना भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, जुलाई माह के इस चौथे वीडियो को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस माह की समसामयिकी घटनाओं की अंतिम श्रृंखला होगी। अब इसमें भी हम उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिनको हमको देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में 5 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, पेरिस ओलंपिक में भारत को अब तक कितने मेडल मिल चुके हैं। दूसरा, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। तीसरा, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया गया। चौथा, 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में विश्व विरासत समिति की बैठक हो रही है नई दिल्ली में। और पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि क्वाड समूह के जो देश हैं उनकी विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है जापान के टोक्यो में आयोजित करवाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इतने मुद्दों को हमको देखना जरूरी है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में 2 प्रमुख मुद्दे, एक 23 जुलाई 2024 को भारत का बजट प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं लोकसभा का पहला, नवनिर्वाचित सरकार का पहला, और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 7वां बजट था। तो इस पर भी हम ध्यान देंगे, लेकिन क्योंकि बजट बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर अलग से, इस पर व्यापक चर्चा करनी होगी, इसके आंकड़े बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। दूसरा, यूपीएससी की नई चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं श्रीमती प्रीति सूदन जी, तो उनके बारे में हम जान लेंगे। छत्तीसगढ़ से 3 घटनाक्रमों को हमको ध्यान रखना है। पहला, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं रमन डेका जी। दूसरा, एक योजना जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी जिसको मोर मितान योजना कहते थे, अब उसका नाम बदल करके मोर संगवारी सेवा योजना कर दिया गया है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के अचानक मार्ग में मिला है बगीरा। बगीरा याद होगा कि जब हम जंगल बुक देखते थे, यानी मोगली, उसका दोस्त था बगीरा। बगीरा मतलब काला तेंदुआ, तो वही काला तेंदुआ जो है छत्तीसगढ़ के अचानक मार्ग में मिला है, तो ये भी हमको ध्यान देना है। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। चलिए, अब इन घटनाक्रमों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में खेल कूद के क्षेत्र से सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं। तो याद रखें, अब तक जब हम इस वीडियो को आप तक लेकर के आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक भारत ने पेरिस ओलंपिक में 3 मेडल जीता है। तीनों ही कांस्य पदक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल है, और तीनों ही शूटिंग से यानी निशानेबाजी से मिले हैं। भारत को सबसे पहला मेडल दिलवाया मनु भाकर ने। याद रखें, मनु भाकर एक निशानेबाज है और 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला है। किसी भी भारतीय महिला का निशानेबाजी में ये पहला ओलंपिक मेडल है। दूसरा, मिक्स्ड कैटेगरी में, मिक्स्ड कपल कैटेगरी में, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर खेलते हैं, उसमें सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलवाया। यह भी शूटिंग के क्षेत्र में, यह भी आपका जो 10 मीटर एयर पिस्टल है उसी कैटेगरी में हासिल किया।
तीसरा भारत को जो ओलंपिक मेडल दिलवाया है वो है स्वप्निल कुशाले ने। स्वप्निल कुशाले ने राइफल मतलब निशानेबाजी से ही है, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी से भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीत करके दिलाया है। और याद रखें, राइफल कैटेगरी में यह भारत का पहला मेडल है। तो ये पेरिस ओलंपिक में फिलहाल हमको इतना याद रखना है, 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक के समापन के पश्चात इसका डिटेल्ड हम मेडल टैली के साथ में इस पर एक वीडियो करेंगे। देखिए, दूसरा घटनाक्रम हम देखेंगे कि अभिनव बिंद्रा को वर्ष 2024 का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है। याद रखें, ये जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC जो कि ओलंपिक खेलों का संचालन करती है, उसके अध्यक्ष, उसके प्रेसिडेंट थॉमस बैच ने यह घोषणा किया। अभिनव बिंद्रा को 10 अगस्त 2024 को यह सम्मान दिया जाएगा, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। सबसे खास बात यह है कि यह भारत की ओर से दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है। हालांकि भारत की ओर से पहला ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जीता था या ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को वर्ष 1983 में। यह ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके 142वें अधिवेशन के समापन की तिथि यानी 10 अगस्त 2024 को अभिनव बिंद्रा को दिया जाएगा। आइए जान लेते हैं आखिर यह ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है क्या। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओलंपिक आंदोलन को जानना पड़ेगा या ओलंपिक वाद, ओलंपिज्म को जानना पड़ेगा। ओलंपिक आंदोलन या ओलंपिक वाद यानी ओलंपिक की विचारधारा यह कहती है कि विश्व में खेल के माध्यम से शांति की स्थापना करनी है या शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करना है, यह ओलंपिक आंदोलन है। और जो भी व्यक्ति ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देता है या ओलंपिक आंदोलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, उसे जो सम्मान दिया जाता है उसे कहते हैं ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। याद रखें, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की जो शुरुआत है वो वर्ष 1975 से की गई। 1975 से ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड की शुरुआत की गई। ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है प्रति वर्ष दिया जाता है और ये प्रति वर्ष इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो सबसे पहले अमेरिका के एवेरी को ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था 1975 में। और जो अभी अभिनव बिंद्रा को 2024 के लिए दिया जा रहा है, ये 117वें व्यक्ति हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे खास बात एक चीज समझ लें कि जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिए जाने की जब शुरुआत की गई तो ये 3 कैटेगरी में दिया जाता था, मतलब इसमें 3 मेडल्स होते थे। एक ओलंपिक अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड गोल्ड मेडल होता था, एक सिल्वर मेडल होता था, एक ब्रॉन्ज मेडल होता था, है ना। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक होता था। स्वर्ण पदक जो गोल्ड मेडल होता था वो केवल देश के प्रमुखों को, हेड ऑफ द स्टेट, किसी भी देश के मुखिया को दिया जाता था जो ओलंपिक वाद को या ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने की ओर कार्य करते हैं, उन मुखियाओं को दिया जाता था। इसी कड़ी में 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया और वो भारत की पहली महिला बनी जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा को भी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये 117वें व्यक्ति बने हैं और भारत के दूसरे हैं। याद रखें कि ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो अभिनव बिंद्रा को दिया गया, ये इस वजह से दिया गया क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक वाद या ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने में काफी उत्कृष्ट योगदान दिया है। और अभिनव बिंद्रा के द्वारा एक अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन चलाया जाता है जिसके माध्यम से वो खेल को प्रोत्साहित करते हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और खेलने के लिए खिलाड़ियों को उनमें मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इस वजह से इस योगदान को देखते हुए इन्हें अवार्ड दिया गया है। 1984 से वर्ष 1984 में इस नियम में बदलाव किया गया, ओलंपिक अवार्ड ऑर्डर के नियम में, और यह कह दिया गया, मतलब यह व्यवस्था कर दी गई कि अब केवल गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में केवल गोल्ड मेडल ही दिया जाता है, यानी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड के अंतर्गत अभिनव बिंद्रा को क्या मिला है, गोल्ड है कि सिल्वर है कि ब्रॉन्ज है, तो यह गोल्ड ही मिलता है 1984 से।
ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया। देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा अभिनव बिंद्रा के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था और भारत की ओर से शूटिंग में व्यक्तिगत इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। इस वजह से और उनके ओलंपिक खेलों में योगदान को देखते हुए ही उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो ये था आपका ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। थोड़ा सा ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड के जो अवार्ड दिया जाता है, जो मेडल दिया जाता है, उसके बारे में जान लें तो ये एक प्रकार का चेन के रूप में होता है जिसके बीच में ओलंपिक के 5 रिंग्स, ओलंपिक के छल्ले होते हैं। याद रखिए, ओलंपिक के जो छल्ले हैं, जो रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स उसके, वो ओलंपिक आंदोलन को दर्शाते हैं, ओलंपिक वाद को दर्शाते हैं। और ये जो छल्ला होता है, जो रिंग्स होंगे, ये जैतून की पत्तियों के आकार के चेन से बंधे हुए रहते हैं, मतलब उसमें लगे हुए रहते हैं, वो चेन बना रहता है। जैतून की पत्तियां, ऑलिव लीव्स होते हैं, उसमें लगे होते हैं। और ये जो जैतून की पत्तियां हैं वो शांति, मतलब विश्व शांति को दर्शाते हैं। और इसके साथ इसमें एक लेपल बैच भी दिया जाता है, लेपल बैच, जिसको लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड का डिजाइन होता है। चलिए अब तीसरे घटनाक्रम की ओर चलते हैं। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है विश्व विरासत समिति। क्यों चर्चा में है? तो ध्यान दें, विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक, 46th सेशन जो है, ये 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। और जो विश्व विरासत समिति है, ये जब भी बैठक इसकी होती है तो इसके समक्ष बहुत सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं अलग अलग देशों के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए। तो विश्व विरासत सूची में किन स्थलों को शामिल करना है या किन स्थलों को शामिल नहीं करना है, इस पर निर्णय लेने के लिए विश्व विरासत समिति होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा विश्व विरासत समिति के बारे में। देखिए, विश्व विरासत समिति को जानने के पहले आपको यूनेस्को को जानना पड़ेगा। UNESCO, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का वह एजेंसी है, वह अभिकरण है, विशेष अभिकरण है, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। यूनेस्को के द्वारा ही वर्ष 1972 में विश्व के धरोहरों, ऐसी धरोहरों जो हेरिटेज हैं, उनके संरक्षण करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया जिसको विश्व धरोहर कन्वेंशन या इंटरनेशनल हेरिटेज कन्वेंशन कहा जाता है। और इस कानून में व्यवस्था की गई कि जो यूनेस्को होगी वो 2 ऐसे संस्थाओं की स्थापना करेगी जो एक विश्व के जो धरोहर हैं उनको चिन्हांकित करे और दूसरा उन चिन्हांकित जो विश्व धरोहर होंगे उनकी सुरक्षा और संरक्षण का कार्य करे। और इसीलिए फिर 1972 में 2 संस्थाओं का गठन यूनेस्को के अंतर्गत किया गया। एक थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, या जिसको हम विश्व विरासत समिति कहते हैं, और दूसरा था आइकोमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। ये संस्था की स्थापना की गई। आइकोमॉस जो है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ये विश्व धरोहरों का संरक्षण का कार्य करती है और विश्व धरोहरों के चिन्हांकन के लिए विश्व विरासत समिति का गठन किया गया। और इस तरीके से 1972 में विश्व विरासत समिति का गठन हुआ। ये जो विश्व विरासत समिति होती है वो 21 सदस्यों से मिलकर के गठित होती है, जो कि 195 स्टेट पार्टीज में से चुने जाते हैं। 195 स्टेट पार्टीज मतलब राज्य पक्ष, ऐसे देश जो यूनेस्को को अपने सरजमी को, अपनी सीमाओं को मतलब अपने सम्मेलनों के लिए अलाउ करते हैं, यूनेस्को की गतिविधियों के लिए अलाउ करते हैं, उनको स्टेट पार्टीज कहा जाता है। इस तरीके से वर्तमान में यूनेस्को के 195 स्टेट पार्टीज हैं और इन्हीं में से 21 सदस्यों को चुना जाता है जो विश्व विरासत समिति के सदस्य होते हैं। जो विश्व विरासत समिति होती है, इसकी बैठक हर वर्ष होती है। याद रखें, इसकी बैठक की शुरुआत, जो सालाना अधिवेशन जो होता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1977 से शुरू हुई, 1977 से, और जो 2024 में हो रहा है ये इसका 46वां बैठक है। देखिए, अगर हम विश्व विरासत समिति के कार्य की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विश्व विरासत समिति का कार्य बस इतना है कि वो विश्व धरोहर में
विश्व धरोहर सूची में किसी देश के द्वारा प्रस्ताव में लाए गए जो स्थल हैं उनको शामिल करे या उनको शामिल ना करे, और इनके संरक्षण के लिए आपका यूनेस्को सलाह देना ये इसका प्रमुख कार्य होता है। अगर हम बात करें 2024 में ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति है उसका, तो इसके अगर हम आउटकम्स की बात करें तो सबसे पहले 21 जुलाई 2024 को इनका इस समिति के 46वीं बैठक का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान विश्व विरासत समिति के समक्ष लगभग 27 प्रस्ताव लाए गए अलग अलग देशों के द्वारा जो अपने अपने स्थलों को इसमें शामिल करना चाह रहे थे। याद रखें, विश्व विरासत समिति ने 27 प्रस्तावों में से 24 प्रस्तावों को शामिल कर लिया, यानी 24 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। जो विश्व विरासत धरोहर होते हैं या जो विश्व विरासत सूची होती है उसमें 3 प्रकार के धरोहरों को, हेरिटेज को शामिल किया जाता है। एक सांस्कृतिक धरोहर है ना, कल्चरल हेरिटेज, दूसरा प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल हेरिटेज, और तीसरा मिक्स्ड होते हैं। तो याद रखें, जो 24 नए धरोहर शामिल किए गए हैं विश्व विरासत सूची में, उसमें से 19 सांस्कृतिक, 4 जो है आपका वो है प्राकृतिक, और 1 जो है मिश्रित, इसको शामिल किया गया है। तो 19, 4, 23 और 1, 24 इनको शामिल किया गया है। इनमें से भारत से भी 1 स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और याद रखें ये कल्चरल हेरिटेज है भारत का। असम के मोईदाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, असम के मोईदाम, जहां पर अहोम राजवंशों के जो दफन किए गए जो उनके टीले हैं उनको कल्चरल हेरिटेज के तौर पर शामिल किया गया है। इस 46वें सम्मेलन के पश्चात अगर हम देखें तो 24 नए साइट्स को शामिल किए जाने से विश्व विरासत सूची में अब जो स्थल है उनकी संख्या होगी 1223, 1223। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा, मतलब विश्व धरोहर सूची में जो स्थल है उनकी संख्या 1223 हो गया है, 1223 ये हो गया है, जिसमें से 952 कल्चरल है, 231 नेचुरल प्राकृतिक हेरिटेज हैं, नेचुरल साइट्स हैं, और जो 40 हैं वो मिक्स्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके पश्चात असम के मोईदाम को शामिल करने के पश्चात भारत में जो विश्व धरोहर की सूची है, मतलब भारत के जो स्थलों की संख्या है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए, उनकी संख्या अब हो गई है 43। याद रखेंगे, भारत के स्थल जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, उनकी संख्या हो गई है 43, और वैसा जैसा कि मैंने आपको बताया 43वां स्थल बना है असम का मोईदाम, जो कि अहोम राजवंशों के दफन टीलों को दर्शाता है, और ये सांस्कृतिक कैटेगरी से है। भारत में जो 43 जो स्थल शामिल हुए हैं विश्व विरासत सूची में, उसमें 35 सांस्कृतिक है 35, 7 आपका प्राकृतिक है नेचुरल, और 1 जो है आपका मिक्स्ड है, खगचेंद जोंदा, उसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में, तो ये एकमात्र जो है मिश्रित है। तो इस तरीके से विश्व विरासत समिति और उसकी बैठकें और उसका महत्व जो है आपको जानना था, इसको अपडेट कर लें। अगले घटनाक्रम की ओर हम चलते हैं, और हमारा अगला घटनाक्रम है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, वो है विश्व बाघ दिवस। अब चर्चा में क्यों है, तो देखें 29 जुलाई 2024 को संपूर्ण विश्व में 15वां बाघ दिवस 15th वर्ल्ड टाइगर डे मनाया गया, और इसका थीम रखा गया था कॉल फॉर एक्शन। आइए जान लेते हैं कि विश्व बाघ दिवस आखिर मनाया क्यों जा रहा है और कब से इसकी शुरुआत हुई। देखें, विश्व में टाइगर्स की घटती संख्या, जो बाघों की घटती संख्या थी, इसको लेकर के विश्व के 13 बड़े देश, जहां पर बाघों की संख्या सामान्य रूप से ज्यादा थी, उन 13 बड़े देशों ने एक चिंता व्यक्त किया और इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया, और यह सम्मेलन आयोजित हुआ 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। और इस सम्मेलन में इन 13 देशों ने यह संकल्प लिया कि 2022 तक 2010 के आधार पर जो बाघों की संख्या उसको ये दोगुना कर लेंगे, और इसको इन्होंने, इस लक्ष्य को इन्होंने नाम दिया TX2। T मतलब टाइगर हो गया, X मतलब गुना हो गया, और कितना गुना करना है आपका, 2 गुना, मतलब इसलिए इसको TX2 याद रखेंगे नाम को, इस गोल को TX2 कहा जाता है। और इस तरीके से 2010 से ही इन 13 देशों के आह्वान पर
फिर विश्व में प्रति वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। याद रखें, हालांकि विश्व बाघ दिवस का जो आयोजन है, जो कंडक्शन है, वो WWF के द्वारा किया जाता है। WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। याद रखें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और ये वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है, तो इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। अब अगर हम संख्या देख लें, बाघों की संख्या को, तो देखिए वर्तमान में WWF द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व में वर्तमान में बाघों की संख्या 5574 यानी 5574 है। जबकि भारत में अगर हम देखें तो भारत में बाघों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके लिए बाघ गणना करवाई जाती है। याद रखें, हमारे देश में बाघ गणना प्रत्येक 4 साल में होता है। भारत में बाघ गणना की शुरुआत वर्ष 2006 से हुई, तो 2006 में पहली बाघ गणना हुई। पहली बाघ गणना के अनुसार 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, 1411। अब 2006 में पहली, 2010 में दूसरी, 2014 में तीसरी, 2018 में चौथी और 2022 में पांचवी बाघ गणना हुई हमारे देश में। और 2022 के टाइगर सेंसस के अनुसार, बाघ गणना के अनुसार, वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 3682 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका मतलब विश्व के कुल बाघों की संख्या का 66.05% केवल भारत में ही पाया जाता है। और याद रखें, भारत में जो बाघ वृद्धि दर है, मतलब जो इसका ग्रोथ रेट है, वो है 6.1%। और अगर हम बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहां मिलते हैं, किस राज्य मिलते हैं, तो याद रखें, भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और यही कारण है कि हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। याद रखें, मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है, 785 है। भारत बाघों के संरक्षण को लेकर के पहले से ही प्रतिबद्ध दिखाई देता है। 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 भारत ने बाघों का संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की और यहां से भारत ने बाघों को संरक्षण देने के लिए अलग अलग टाइगर रिजर्व घोषित करना शुरू किया। जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज होते हैं, उनको टाइगर रिजर्व घोषित करना शुरू किया। याद रखें, वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का, जहां से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और ध्यान दें, जो 55वां टाइगर रिजर्व है भारत का, वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में आता है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, तो याद रखें, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे छोटा जो है वो बोर है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 आपका टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसको 1982-83 में घोषित किया गया। और दूसरा और तीसरा है आपका उद्यंती सीता नदी और अचानक बार। इन दोनों को 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो ये था आपका विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ये पर्यावरण मतलब जीएस के पर्यावरण खंड से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासतौर पर उसमें बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से। ठीक है, अब देखेंगे हम जो कॉड समूह के देशों का विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है जापान के टोक्यो शहर में, उसके बारे में देखें। ये विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो 29 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ और यह सम्मेलन जो है जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया गया। सबसे खास बात यह रही कि इस सम्मेलन के पश्चात जो क्वाड समूह के देश थे, उन देशों के द्वारा यह कहा गया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, वहां पर आवागमन को सुचारू किया जाए, मतलब बहुत आसानी से संचालन किया जाए। और साथ ही साथ में जो दक्षिणी चीन सागर है, उस पर भी सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही गई। याद रखें, यहां पर ध्यान देना यह है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो आवागमन है उस पर अवरोध लगाता है। तो कुल मिलाकर के क्वाड समूह देशों ने चीन के खिलाफ ही इन बातों को कहा है। अब जान लेते हैं आखिर ये क्वाड है क्या। देखिए, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब हो गया 4 पक्ष,
सिक्योरिटी मतलब हो गया सुरक्षा, और डायलॉग मतलब हो गया वार्ता यानी बातचीत। इसका मतलब ये जो क्वाड ग्रुप है ये चार पक्षों के द्वारा, अब यहां पर पक्ष मतलब आप देश समझ लीजिए, ये चार देशों का ऐसा समूह है जो अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। याद रखें जो क्वाड ग्रुप है इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान, ये चार देश शामिल हैं और ये चारों देश मिलकर के एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेहतर कार्य करने, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने, आवागमन को सुचारू करने के लिए आपस में चर्चा करते हैं। क्वाड ग्रुप का गठन 2017 में किया गया, 2017 में। हालांकि इसकी जड़ें पहले से दिखाई देती हैं। आप सबको याद होगा कि 2004 में विश्व स्तरीय सुनामी आई प्रशांत महासागर में खास तौर पर, और इस सुनामी का नतीजा यह हुआ कि ये चारों देश जो हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये चारों ही देश प्रभावित हुए और इन चारों ही देशों ने मिलकर के एक दूसरे की काफी मदद की। और तब से इन्होंने तय किया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जब एक वार्ता होने लगी तो इन देशों ने तय किया कि जो आपस की जो सुरक्षा व्यवस्था है एशिया प्रशांत क्षेत्र में, उन सब के ऊपर ही आपस में चर्चा करेंगे, उनको दूर करेंगे। हालांकि इसका औपचारिक रूप से गठन 2017 में हुआ। इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन, एक बैठक होता है और जिस देश में बैठक होता है उसे ही इसका सचिवालय माना जाता है। वर्ष 2024 का जो ये बैठक है ये भारत में आयोजित होने वाला है। तो ये थी अंतरराष्ट्रीय खबरें जो आपको जाननी चाहिए और इसको प्रॉपर नोट आप करके रखें। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय खबरों के बारे में, राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमें दो चीजों पर ध्यान देना है, एक बजट पर, तो बजट पर हम एक अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और दूसरा यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। देखें 31 जुलाई 2024 को श्रीमती प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरपर्सन, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याद रखें यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत की जाती है। प्रीति सूदन स्वतंत्र भारत में केवल दूसरी ऐसी महिला है जो यूपीएससी का अध्यक्ष बनी है। याद रखें प्रीति सूदन जी के पहले यूपीएससी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी आपका आर.एम. बैथ्यू, जो कि 92 से 96 के बीच में यूपीएससी की अध्यक्ष रही। यूपीएससी की स्थापना 1926 से हुई है, 1926 से। 1926 से लेकर अगर अभी तक हम देखें तो लगभग 34 यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रीति सूदन 34वीं है, और अगर भारतीय के रूप में देखें तो प्रीति सूदन जो है वो 30वीं भारतीय यूपीएससी चेयरपर्सन है, जबकि दूसरी महिला चेयरपर्सन है। इसका मतलब यह था कि पूर्व में 4 ब्रिटिशर्स ने भी यूपीएससी की अध्यक्षता की थी। ऑब्वियस सी बात है जब हम औपनिवेशिक काल में थे। पहले यूपीएससी के अध्यक्ष थे रॉस बेरिकर 1926 में, लेकिन पहले भारतीय जो यूपीएससी के अध्यक्ष बने वो थे आपका एच.के. कृपलानी 1947 में अध्यक्ष बने थे। तो ये था आपका यूपीएससी के चेयरपर्सन के बारे में। आइए जान लेते हैं थोड़ा यूपीएससी और यूपीएससी के चेयरपर्सन और सदस्यों की भूमिका के बारे में। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारी नौकरियां हैं। एक अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऐसी नौकरी जिसमें केंद्र सरकार नियुक्ति करती है और काम राज्य के कैडर्स में करना पड़ता है, उसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज देश में 3 ही है और ये ग्रुप ए की ही सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। दूसरा होता है आपका सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा ऐसी नौकरियों कहा जाता है जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार के लिए ही काम करना पड़ता है, जैसे रेलवेज वगैरह की नौकरी आप देख लें। और ये जो केंद्रीय सेवा होती है ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सभी प्रकार की हो सकती है। और एक होती है स्टेट सर्विसेज, ऐसी नौकरी जिसमें राज्य सरकार नियुक्ति करे और राज्य के लिए ही काम करना हो, उसे राज्य सिविल सेवा या राज्य सरकार की नौकरी कहेंगे। ये ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की हो सकती है। इन्हीं में से जो केंद्रीय सेवा है और जो अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के जो ग्रुप ए के अधिकारी होंगे और ग्रुप बी के अधिकारी होंगे, उनकी नियुक्ति करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उस प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 315 में एक
आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। इसी आयोग को कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में है। और इसका प्रमुख काम है जो ग्रुप ए ग्रुप बी के जो अधिकारी होंगे ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के, उनके नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना, उनके लिए परिणाम जारी करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। अगर यूपीएससी की संरचना के बारे में हम देखें, कॉम्पोजिशन के बारे में, मतलब ये किन से मिलकर के बनेगा, तो याद रखें संविधान में इसकी संरचना को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है। मतलब इसमें यह तो बताया गया कि एक अध्यक्ष होंगे और 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, एकदम संख्या कितनी होगी, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी को तो यह निर्णय लेना पड़ेगा। याद रखें संविधान यह दायित्व तो राष्ट्रपति को देता है, यानी राष्ट्रपति तय करते हैं कि यूपीएससी में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान में 9 से 11 सदस्य यूपीएससी में कार्यरत हैं, मतलब यूपीएससी के अंतर्गत ये अपनी सेवाएं देते हैं। जो यूपीएससी होगी, जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल भी संविधान के अनुच्छेद 316 में ही बताया गया है। इसके अनुसार इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, 6 और 65 ईयर्स जो पहले हो जाए, है ना, उस कार्यकाल तक ये अपना कार्य कर सकते हैं। याद रखें कि इस कार्यकाल के दौरान भी वो 3 तरीकों से अपना पद छोड़ सकते हैं। एक, त्यागपत्र देकर के, और दूसरा विशेष प्रक्रिया के माध्यम से, और तीसरा अगर उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तो वो हट जाएंगे। इसमें त्यागपत्र देने की जब बात आती है तो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य जो भी हो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर के अपना पद त्याग कर सकते हैं। लेकिन विशेष प्रक्रिया की जब बात आए तो याद रखें कुछ खास आरोप लगने पर, जैसे अगर यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बोलते हैं, दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर वो किसी अन्य रोजगार में लगे हो जहां से वो वेतन प्राप्त कर रहे हो, ठीक, या उन्हें कदाचार का दोषी पाया जाए। कदाचार कहते हैं पद का दुरुपयोग करना। अगर कदाचार का दोषी पाया जाए, मिसकंडक्ट या गिल्टी कहते हैं, अगर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। याद रखें यह विशेष प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वो इन आरोपों की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देती है, और यदि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उसे पद से हटाया जाना चाहिए, उस एलिगेड अध्यक्ष या सदस्य को, तो फिर राष्ट्रपति उसे हटा देते हैं। हालांकि याद रखें कि यह सिफारिश बाध्यकारी तो नहीं होती राष्ट्रपति पर, लेकिन राष्ट्रपति को ना मानने का कारण इसको बताना आवश्यक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। देखें अब छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं पर हम नजर डालेंगे। इसमें जो सबसे पहला है कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं आपका रमन डेका जी। आइए देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। देखें 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई, और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं रमन डेका। याद रखें ये असम से बिलोंग करते हैं और असम में ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जो राज्यपाल है रमन डेका, ये छत्तीसगढ़ के व्यक्ति के आधार पर 10वें, लेकिन कार्यकाल के आधार पर ये 8वें राज्यपाल होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 बार, एक बार 2014 में और एक बार 2018 में, 2 बार छत्तीसगढ़ में कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की गई। याद रखें जब राज्यपाल का पद अचानक से रिक्त हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस राज्य के नजदीक के किसी भी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का कार्यभार सौंप देते हैं जहां पर राज्यपाल का पद रिक्त हुआ है। तो इसी को कार्यवाहक राज्यपाल या राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज भी कहा जाता है। 2014 में राम नरेश यादव जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, और 2018 में आनंदीबेन पटेल जो कि उस समय मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, उनको छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। इसी वजह से रमन डेका कार्यकाल के आधार पर आपका 8वें होंगे, जबकि अगर व्यक्ति के आधार पर देखेंगे तो ये 10वें राज्यपाल हो जाएंगे। याद रखें ये विश्वभूषण हरिचंदन जी की जगह पर नियुक्त हो रहे हैं। कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं इसके संदर्भ में। ध्यान दें कि छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखें राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करते हैं, और राज्यपाल किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, या यूं कहें व्यवहारिक तौर पर कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से देश का मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, यानी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, यानी देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं,
ठीक उसी तरीके से जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के हेड ऑफ द स्टेट मतलब राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो ये था राज्यपाल के बारे में, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला, अगर घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो याद रखें छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही थी जिसको मितान योजना कहा जा रहा था। याद रखें मितान योजना 22 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी और ये जो मितान योजना थी, इस योजना के अंतर्गत जो सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो घर पहुंच उपलब्ध करवाई जा रही थी। शासकीय सुविधाएं जो है घर पहुंच उपलब्ध करवाई जा रही थी। इसी का नाम परिवर्तित करके 31 जुलाई को नाम परिवर्तित कर दिया गया और नाम रख दिया गया है मोर संगवारी सेवा योजना। बाकी इसके सारे प्रावधान सेम वही हैं जो मितान योजना के हैं। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 27 प्रकार की जो शासकीय सेवाएं हैं वो आपको घर पहुंच उपलब्ध करवाई जाती हैं। 27 प्रकार की, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, गुमास्ता, ये तमाम प्रकार के जो कार्य करने हैं ये आपको बस एक कॉल करना है और उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 14545। इसके ऊपर, इस टोल फ्री नंबर पर आप सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और इन 27 सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जब आप कॉल करेंगे तो इसमें एक एजेंट आपके घर में आएगा। इस एजेंट को पहले पुराना जब नाम था तो इसे मितान कहा जाता था और अब जो नई योजना के अंतर्गत जब नामकरण परिवर्तित हुआ तो इसे संगवारी कहा जाएगा। तो ये जो संगवारी है ये आपके घर आएगा, आवश्यक दस्तावेज कलेक्ट करेगा, जाकर के संबंधित ऑफिस में इसको जमा कर देगा और जब प्रमाण पत्र आपके बन जाएंगे तो सकुशल आपके घर ला देगा। याद रखें ये जो मोर संगवारी सेवा योजना है ये नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मतलब ये नगरीय निकायों में ही चल रही है। याद रखें छत्तीसगढ़ के 64 नगरीय निकायों, 64 जो अर्बन बॉडीज हैं वहां पर ये योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 14 नगर निगम, 48 नगर पालिकाएं और 4 जो है वो आपका नगर पंचायत है जहां पर इन सेवाओं को चलाया जा रहा है। तो कॉल करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। और तीसरी और अंतिम जो आपको केवल जानकारी के उद्देश्य से याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है वहां पर काला तेंदुआ, इसको मेलेनिस्टिक लेपर्ड भी कहा जाता है, काला तेंदुआ पाया गया है। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है वहां पर 5 टाइगर हैं 2022 की जनगणना के अनुसार और एक वहां पर ये जो काला तेंदुआ भी प्राप्त हुआ है जिसको मेलेनिस्टिक लेपर्ड कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी जुलाई माह की अंतिम सप्ताह की संपूर्ण समसामयिकी घटनाएं। मैं उम्मीद करता हूं अभ्यर्थियों कि आपको ये जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।